आज मैं आपको इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो आज एग्ज़ाम हुआ था 9 अक्टूबर 2023 को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा का है, सोशल साइंस विषय का है। और जो क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी एथेंस। दूसरा क्वेश्चन है, वेद और उपनिषद निम्नलिखित में से किस दर्शन का हिस्सा है? तो आंसर है वैदिक का, ऑप्शन सी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो आंसर है इसका पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर है इसका अनवीकरणीय योग्य, यानी कि अगर ये समाप्त हो जाते हैं तो इनका पुनः निर्माण नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था? तो आंसर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जब शक्ति केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसे शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आंसर आएगा द विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब हम किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन द प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रति व्यक्ति आय को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी औसत आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो आंसर है रोम, यानी कि रोम को 7 पहाड़ियों वाला शहर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का जो कटाव और जो बहाव होता है उसको मृदा अपरदन कहते हैं। और इसमें ये पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसको कैसे रोका जाए? तो आंसर देखें, पहला पॉइंट है पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोका या धीमा करना, यानी कि जो पहाड़ीय जो ढलाने हैं यानी कि पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर पेड़ लगाकर हम जल के प्रवाह को यानी कि बहाव को धीमा कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है समुच्चय जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे प्रवाहित नहीं होगा। समुच्चय जुताई का मतलब होता है जो ढाल वाली जगह है, मान लीजिए इस तरफ ढाल है तो ढाल के विपरीत अगर हम समानांतर खेत को जोत देते हैं यानी कि जगह को जोत देते हैं तो जल का जो बहाव है वो नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पर्वतों पर सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ीदार कृषि कर, यानी कि पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती करके भी जो है मृदा अपरदन को रोका जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? आंसर देखें, जब किसी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता, यानी कि किसी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, जो राज्य सभी धर्मों को समान समझता है तथा जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी कि ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान समझा जाए, बराबर समझा जाए और उनको अपने रीति रिवाज करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती हो, तो ऐसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित करें। आंसर देखें, आर्थिक गतिविधि माल या सेवाओं को बनाने, प्रदान करने, खरीदने या बेचने की गतिविधि है। कोई भी क्रिया जिसमें उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन
यानी कि निर्माण किया जाए, उसका वितरण किया जाए या उपभोग किया जाए यानी कि उसको प्रयोग किया जाए शामिल है, वह एक आर्थिक गतिविधि होती है। यानी कि आर्थिक गतिविधि का मतलब ये है कि जिस गतिविधि के अंतर्गत माल या सेवाओं को निर्मित किया जाए यानी कि निर्माण किया जाए और उनको खरीदा और बेचा जाए, जिसमें पैसे कमाए, जिससे कि पैसों का लेना देना हो, उस गतिविधि को जो है आर्थिक गतिविधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस्लाम के शीघ्र प्रसार के क्या कारण थे? आंसर देखें। इस्लाम के शीघ्र प्रसार यानी कि जल्दी से फैलाव के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है मक्का कई वैश्विक व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था। यानी कि मुस्लिमों का जो पवित्र जगह है मक्का, वो वैश्विक व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का आवागमन अधिक था और जिसकी वजह से वो इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हुए। दूसरा पॉइंट है इस्लाम धर्म को मानने वाले शासकों ने बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे और वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। यानी कि वो राजा जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों को जीत लिया था, वो इस्लाम धर्म को मानते थे, तो उन्होंने अपने जीते हुए क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उसके बाद है मिशनरी गतिविधियों से इस्लाम को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शक्ति का क्षैतिज वितरण क्या है? सत्ता के साझेदारी के इस रूप के किन्हीं दो लाभों की व्याख्या करें। आंसर देखें। शासन के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधानपालिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का जो काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य होता है जो कानून बनाया गया है उसकी रक्षा करना। शासन के इन तीनों अंगों के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है उसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यानी कि सरकार की ये जो 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। लाभ देखें। पहला लाभ है इससे सत्ता का असीमित उपयोग नहीं होता। यानी कि इसकी वजह से कोई एक अंग जो है सत्ता का जो है असीमित उपयोग नहीं कर पाता, यानी कि गलत उपयोग नहीं कर पाता। इसमें एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, यानी कि इसके अंदर जो है एक अंग दूसरे अंग के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करता है। इससे सत्ता का संतुलन बना रहता है और इसी वजह से जो सत्ता है उसका संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 2 सीमाएं बताएं, यानी कि नुकसान बताने हैं। आंसर देखें। जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी अन्य कोई वस्तु या सेवा का लेन देन हो तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत पैसों के द्वारा वस्तु खरीदी और बेची नहीं जाती, यहाँ पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। और जो इसकी सीमाएं हैं यानी कि कमियां हैं, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु आपके पास है, अगर वो किसी व्यक्ति को चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो है कठिन कार्य हो जाता है। और दूसरा ये बताया गया है कि मूल्य की एक सामान्य इकाई की कमी होना, यानी कि वस्तु की जो एक तरह से मूल्य निर्धारित करना जो है कठिन हो जाता है। यानी कि मात्रा, यानी कि किस वस्तु की कितनी कीमत होगी ये निर्धारित करना कठिन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये सेक्शन डी से है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आया था मध्यकाल में भारत में किसानों की स्थिति कैसी है, और चॉइस में दिया गया था क्वेश्चन सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। आंसर देखें। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। यानी कि इस सभ्यता के अंदर पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं।
पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र यानी कि जो पूर्व का टीला है वहाँ पर रिहायशी एरिया है यानी कि वहाँ पर लोग रहते थे, तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित थे। दुर्ग का मतलब होता है किला, यानी कि पश्चिमी जो दिशा थी वहाँ पर जो टीले थे उस पर दुर्ग बने हुए थे यानी कि किले बने हुए थे। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे यानी कि इन नगरों के चारों तरफ दीवार थी जिनमें बुर्ज बने हुए थे, और बुर्ज का मतलब होता है मीनारे, यानी कि नगर के चारों तरफ दीवारें थीं और उन दीवारों पर मीनारें बनी हुई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी, यानी कि सभ्यता की जो मेन सड़कें थी, मुख्य सड़कें थी, वो शहर को यानी कि नगर को 5-6 भागों में विभाजित करती थी यानी कि बांटती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर तथा 3 मीटर चौड़ी होती थी और जो गलियां थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी, यानी कि इस सभ्यता की जो मुख्य सड़कें थी वो 9.15 मीटर चौड़ी होती थी और जो गलियां थी वो 3 मीटर चौड़ी थी और सड़कें जो थी वो कच्ची थी। उसके बाद है साफ़ सफाई का उचित ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे, यानी कि इस सभ्यता में साफ़ सफाई का उचित ध्यान रखा जाता था और सड़कों के किनारे कूड़ेदान होते थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, यानी कि घरों की जो नालियों का पानी है वो नालियों में जाकर गिरता था, फिर नालों के द्वारा पानी नगर से बाहर जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है आवासीय भवनों, यानी कि रहने के जो मकान थे 3-4 कमरे, यानी कि उनमें 3-4 कमरे होते थे, रसोई घर होती थी, स्नान घर होता था तथा भवन के बीच में यानी कि घर के बीच में आंगन होता था। संपन्न घरों यानी कि जो अमीर लोगों के घर थे में कुआं और शौचालय होता था, और जो अमीर लोगों के घर थे उनमें कुएं, उनके अपने पर्सनल कुएं होते थे और शौचालय होते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वनों और वन्य जीवन संरक्षण में समुदायों की भूमिका के महत्व की व्याख्या कीजिए। और 24वें क्वेश्चन था मृदा अपरदन तथा भूसरण को रोकने के लिए कुछ उपाय बताओ। आंसर देखें, मृदा अपरदन तथा भूसरण को रोकने के उपाय, पहला है वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। घास भूमि का विस्तार करने से, यानी कि ऐसी जगह जो खाली है वहाँ पर घास लगाने से मृदा अपरदन कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सीढ़ीदार खेती करना। पर्वतीय यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करने से पानी का बहाव धीमा हो जाता है और इससे जो है अपरदन कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रक्षक मोखला। रक्षक मोखला का मतलब होता है कि पेड़ों को जो है एक पंक्ति में लगा दिया जाए, जिसकी वजह से जो हवा की जो रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को कतारों में लगाकर रक्षक मोखला बनाना भी अपरदन पर रोक लगाता है, क्योंकि तेज़ हवा चलने से जो है भूमि की जो ऊपरी परत है वो उड़ जाती है, इससे पवन की गति कम हो जाती है और रक्षक मोखला लगाने से जो है पवन की गति यानी कि तो स्पीड है वो कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाना। पौधे पानी के बहाव को कम करते हैं तथा मृदा के कणों को आपस में जोड़े रखते हैं। इससे नदियों के किनारे पर पेड़ पौधे लगाकर अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि जो नदियाँ होती हैं उनमें कटाव होता रहता है। अगर हम नदियों के किनारों पर पेड़ पौधे लगा देंगे तो पेड़ पौधे जो है मिट्टी के कणों को जोड़कर रखते हैं, जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समोच्च रेखीय जुताई, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं में समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम हो जाती है, यानी कि ये जो है ढलान वाला इलाका है और यहाँ पर अगर इसको समानांतर जोत दिया जाए तो जो पानी का बहाव है वो कम हो जाएगा।